आदरणीय जी विजय सर को मैं बुलाती हूँ, माफ़ करिएगा सर, संजय द्विवेदी सर को बुलाती हूँ और आप इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। अध्यक्ष को बुलाना अपने आप में एक बहुत कठिन काम होता है, इसलिए शायद मैं नाम भूलने लगी थी। लेकिन सर का परिचय यही है कि आपने बहुत सारी जगहों पे आपने काम किया है, बहुत सारे विश्वविद्यालयों को आपने सुशोभित किया है और सर का जो व्यवहार है वो बहुत ही सकारात्मक है, मन में निश्चलता है, हृदय में एकाग्रता है, विनम्रता, स्पष्टवादिता और हंसमुख स्वभाव आपके प्रमुख गुण हैं। जैसा कि हम देख सकते थे कि इतने देर होने के बाद भी सर बहुत ही धैर्यपूर्वक, आप दोनों हमारे वक्ता विशिष्ट अतिथि और अध्यक्ष महोदय दोनों बहुत धैर्यपूर्वक हम सभी को सुन रहे थे और बिना किसी संकोच के आप बहुत ही विनम्रतापूर्वक वहाँ बैठे रहे। तो सर बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, सरस्वती के उपासक हैं और मीडिया शिक्षण में आपकी अनेक किताबें हैं और अनेक लेख हैं जिससे समय समय पर आपने समाज को प्रभावित किया है। तो मैं सर को आमंत्रित करती हूँ कि सर मंच पर आएँ और आज का अध्यक्षीय उद्बोधन हम सभी के सम्मुख प्रस्तुत करें। बहुत धन्यवाद अवंतिका जी। कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर कृष्णा शर्मा जी, प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी, प्रोफेसर डॉक्टर अनिल राय जी, डॉक्टर अभिजीत अवस्थी जी, कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्रीमान अनंत विजय जी, डॉक्टर मनोज कुमार कैन जी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पे इस आयोजन के लिए मैं हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज और डीएवी कॉलेज के सभी प्रबंधकों को, प्राचार्य महोदया को, प्राध्यापकों को, सभी विद्यार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। अनंत विजय जी ने बहुत ही सुंदर विषय रखा है और ये कहा कि ये आइडिया का देश है, आइडियोलॉजी का देश नहीं है। और संघर्ष इसीलिए हो रहा है कि आइडियोलॉजी का देश बनाने की कोशिश हो रही है। हर आदमी देश से बड़ा अपने विचारों को मान करके चल रहा है और इसीलिए हम लोग कहते हैं कंट्री फर्स्ट, देश प्रथम हो जाएगा, राष्ट्र प्रथम हो जाएगा तो सारे विवाद समाप्त हो जाएंगे। एक बार मैं पटना की एक सभा में नक्सलवाद पर बोलने के लिए गया था। वहाँ पर ताराकांत झा जी उस समय विधान परिषद के सभापति थे, वो उस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने मुझसे एक प्रश्न पूछा, सब लोग प्रश्न कर रहे थे बाद में क्योंकि मेरा ही मुख्य व्याख्यान, तो बोले मैं अध्यक्ष मैं भी पूछूंगा। मैं पूछी तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप बहुत पढ़ते लिखते हैं, आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा विषय है जिस पर सारा राष्ट्र एक मत है। तो मैंने कहा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये लेकिन जो प्रश्न है, इस प्रश्न में ही इसका उत्तर छिपा है कि कम से कम जो राष्ट्रीय विषय है, राष्ट्रीय अस्मिता के विषय है, उस पर कम से कम सारे राष्ट्र एक हो जाना चाहिए। और आज़ादी के अमृत महोत्सव का ये संकल्प होना चाहिए कि हम सब इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को बनाते समय सब साथ मिलकर साथ में काम करना सीखें और भारत की जो शाश्वत परंपरा है संवाद की, उसको बनाएं, ना कि विवाद और वितंडावाद को बढ़ावा। जब हम संवाद की परंपरा को स्थापित करेंगे, जो हमारे शास्त्रार्थ शब्द से भी संस्कृत भाषा में संबोधित किया जाता है, तो विवाद और वितंडावाद से बच पाएंगे। आज जब मुझे स्वतंत्रता आंदोलन में पत्रकारिता के योगदान के बारे में बातचीत रखनी है, तो मुझे उदंत मार्तंड, जो हिंदी का पहला समाचार पत्र है, उसका एक ध्येय वाक्य याद आता है, जिसमें वो प्रथम संपादकीय में लिखते हैं, हिंदुस्तानियों के हित के हेतु, पंडित युगल किशोर शुक्ल। और बड़ी अद्भुत बात है कि पंडित युगल किशोर शुक्ल के नाम पर पूरे देश में कोई स्मारक नहीं था। और इस बात का जब दैनिक जागरण ने जिक्र किया, तो उसके बाद पहला स्मारक दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान में, उसके पुस्तकालय का नाम पंडित युगल किशोर शुक्ल के नाम पर किया गया। तो ये हमारा इतिहास बोध है कि हम अपने नायकों को किस तरह से याद करते हैं कि पहला संपादक है हिंदी का, जो इस देश की राष्ट्रभाषा भी है, जन जन की भाषा है, हमारे जीवन की भाषा है, उसके प्रथम संपादक को, उसकी स्मृति को रेखांकित करने के लिए हमने कोई प्रयास नहीं किया, उनका कोई चित्र भी उपलब्ध नहीं है।
तो हमने अपनी लाइब्रेरी के बाहर उदंत मार्तंड का पहले दिन का अंक ही लगाया है ताकि लोग उस बहाने में उस लिपि को देख सकें। ये जो उनका वाक्य था हिंदुस्तानियों के हित के है, मुझे लगता है इसी एक वाक्य में भारत की पत्रकारिता का समूचा मूल्यबोध दिखता है। भारत के विकास के लक्ष्य को लेकर के, भारत के समाज की मुक्ति को लेकर ही हिंदुस्तान में पत्रकारिता का प्रारंभ हुआ और इसी नाते इसको लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में भी मान्यता मिली। आप देखिए कि जिस दौर में आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, उस समय के सब लेखकों ने, सब पत्रकारों ने, क्योंकि उस समय पत्रकार और साहित्यकार ऐसी कोई रेखा नहीं थी, अभी तो विभाजन रेखा बड़ी गहरी है। जैसे कि हिंदी के आदमी अवस्थी जी और मैं पत्रकारिता के व्यक्ति हूँ, उस जमाने में सब एक ही थे, वो ऐसा अलग अलग नहीं था। जो पत्रकार थे वो साहित्यकार भी थे, जो साहित्यकार थे पत्रकार भी थे। और उसी दौर में पंडित गोपाल प्रसाद व्यास ने लिखा, आज़ादी के चरणों में जो जयमाला चढ़ाई जाएगी वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। इस प्रकार की भावना लेकर के हमारे साहित्यकार उस समय काम कर रहे थे। इसलिए जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी ने लिखा कि जहां तक आज़ादी के आंदोलन का संबंध है, भारत का स्वाधीनता आंदोलन बंदूक और बम के साथ नहीं बल्कि समाचार पत्रों के साथ शुरू हुआ। और आप देखते हैं आज़ादी के आंदोलन के हमारे जितने नायक हैं वो सब कहीं ना कहीं पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी फॉरवर्ड ब्लॉक नाम का अखबार निकालते हैं, वो आज़ाद हिंद नाम से रेडियो भी चलाते हैं, वो भी पत्रकारिता का हिस्सा है। और महात्मा गांधी से लेकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर तक की आप पूरी यात्रा देखिए, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसका पत्रकारिता से संबंध न रहा। सबने अपने अपने ढंग से अपनी भाषा में, अपनी बोलियों में अखबार निकाले। जैसे माइकल मधुसूदन ने बंगाली में काम शुरू किया, भारती दरिचंद ने हिंदी में काम शुरू किया, नर्मद ने गुजराती में, चिपू चोपड़कर ने मराठी में, सोनम भारती तमिल में उसी तरह से चीज़ों को लेकर के आते हैं। तो ये उस समय का जो लेखन था, उस समय की जो पत्रकारिता थी, उसमें राष्ट्र प्रथम की भावना ही हमको दिखती है। देखिए भारत में जो अखबारों का विकास प्रारंभ हुआ वो 1780 में पहला अखबार निकला, उसकी भी हमको याद करनी चाहिए। वो अखबार भले अंग्रेज ने निकाला, जेम्स अगस्टस हिक्की नाम के व्यक्ति ने अखबार निकाला, हिक्की गजट के नाम से, बंगाल गजट के नाम से उसको जानते हैं, अंग्रेजी में निकला, कलकत्ता से निकला। पर आप देखिए उस व्यक्ति का भी जुनून है, वो व्यक्ति भी एक मूल्यबोध की बात करता है। हिक्की ने जो अपना उद्देश्य घोषित किया, वो लिखते हैं कि सभी के लिए खुला फिर भी किसी से प्रभावित नहीं। फिर हिक्की ने लिखा सभी के लिए खुला, किसी से प्रभावित नहीं, और बाद में अपना उद्देश्य बताता है वो अपने मन और आत्मा की स्वतंत्रता के लिए अपने शरीर को बंधन में डालने में मुझे मजा आता है। यह भारत की पत्रकारिता का प्रारंभ है। और आपने देखा कि अंग्रेज सरकार ने हिक्की को कितना प्रताड़ित किया और किस तरह से उनकी पूरी यात्रा रही। और इस तरह गुजर जागरण के जो अग्रदूत हैं, भारतीय पत्रकारिता के जनक राजा राम मोहन राय को हम मानते हैं, और कई सुधार कार्यक्रम उन्होंने चलाए समाज जीवन में, और उन्होंने बहुत सारे समाचार पत्र निकाले। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक आते हैं मराठा और केसरी लेकर के, एक अखबार मराठी में, एक अखबार अंग्रेजी में। सुनील बनर्जी बंगाली लेके आते हैं। लाला लाजपत राय न्यू इंडिया के माध्यम से वही काम करते हैं। अरविंद घोष ने वंदे मातरम के माध्यम से बहुत बड़ा काम किया, सबको पता है। महात्मा गांधी यंग इंडिया और हरिजन के माध्यम से एक अलग हस्तक्षेप करते हैं। और लेकिन सबका उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश शासन की शोषणकारी नीतियां हैं उनका पर्दाफाश करना, उपनिवेशवाद के जो खतरे हैं उनके प्रति लोगों को चैतन्य भरना और समाज को एक जागृत करना। और आप देखिए राजा राम मोहन राय का जो दौर रहा होगा उसमें उनकी छवि एक समाज सुधारक के नाते ज़्यादा बड़ी है, पर वो समाज के अंधविश्वास, उसकी कुरीतियों पर भी हमला बोलते हैं। वो बर्बरिकल मैगजीन निकालते हैं, संवाद मोहिनी निकालते हैं। फारसी में उन्होंने एक अखबार निकाला मेरातुल अखबार नाम से, और उन्होंने कई पत्रकारों के साथ मिलकर द्वारिकानाथ टैगोर और प्रसन्न कुमार टैगोर के साथ मिलकर एक साप्ताहिक अखबार बंगदूत भी निकाला। बंगदूत एक अद्भुत अखबार था ऑस्ट्रेलिया, जिसमें बंगला, हिंदी और फारसी तीनों भाषाओं में सामग्री छपती थी। 1857 का यहाँ काफी जिक्र हुआ और उस क्रांति को गदर कहने की आलोचना भी की गई। इसी स्वतंत्रता संग्राम के बहुत महत्वपूर्ण नेता थे अजीमुल्ला खान। वो 8 फरवरी 1857 को दिल्ली में क़याम आज़ादी नाम का एक अखबार शुरू करते हैं। ये अखबार एक बहुत खतरनाक किस्म का अखबार था, और ब्रिटिश सरकार इतनी घबरा गई
कि इस पत्र को छापने वाला तो दूर, अगर किसी के पास उसकी कॉपी मिल जाए तो उसको भी अरेस्ट कर लेते। और इसी में आज़ादी का बहुत प्रसिद्ध गीत छपा, जिसका हम बार बार कक्षाओं में जिक्र करते हैं, जिसकी पंक्तियां थी, हम हैं मालिक, हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, ऊपर बर्फीला पर्वत पहरेदार हमारा, तोड़ो गुलामी की जंजीरें, बरसाओ अंगारा, यह है आज़ादी का झंडा, इसे सलाम हमारा। इस दौर में बहुत सारे अखबार निकले, बहुत सारे अखबारों का जिक्र भी कभी पूर्व वक्ता ने किया, और भारतेंद्र हरिश्चंद्र का जो योगदान है उसका भी यहाँ पर जिक्र हुआ। कितनी सारी चीज़ें, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की उम्र देखिए आप, बिल्कुल वही काम है जो काम जगत गुरु शंकराचार्य बहुत कम आयु में करते हैं। ऐसे बहुत कम आयु में अपना सब कुछ लुटा के, खुद को फना करके, अपनी पूरी पूंजी विराट, बहुत बड़े परिवार के थे, सब कुछ खत्म करके उन्होंने इतने सारे पत्र निकाले, कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका, और बहुत सारे पत्रों को शुरुआत कराने वालों के मूल में भी वो थे। और सिर्फ 17 साल की आयु में उन्होंने कविवचन सुधा निकाली। छोटी मोटी बात नहीं, 17 साल की उम्र में लोग क्या करते हैं कहने की जरूरत नहीं। और जिन दिनों मोबाइल मिल गया है तो अब तो कुछ बचा ही नहीं है, इतनी व्यस्तता है। कई बार मैं सोचता हूँ कि इतने आज्ञाकारी लोग कभी पहले नहीं थे। कोई भी आ जाए वो ऐसे ही झुके रहते हैं, उंगलियां उसी पे रहती हैं। और अब तो नौजवानों के क्या, बुजुर्गों का भी यही हाल है। तो जो है, भारतेंद्र बाबू की प्रेरणा से पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप निकाला 1877 में। उसमें हिंदी की उसका जो मुख्य पृष्ठ था हिंदी प्रदीप का, उसमें छपता था, शुभ शुभ सरस देश स्नेह पूरी, पकट हुई आनंद भरे, बल दुषा दुर्जन वायु सो मनदीप समरित नहीं करे, सूझे विवेक विचार उन्नति कुमत याद में जरे, हिंदी प्रदीप प्रकाश गोरख ताज भारत तम हरे। इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें उस दौर में हुई। छोटे छोटे स्थानों से आप देखेंगे, अब तो पत्रकारिता महानगरों पर केंद्रित होगी, बहुत छोटे छोटे स्थानों से अखबार निकले हैं, जिसमें एक समाचार पत्र जो है खिचड़ी समाचार है, वो मिर्ज़ापुर से निकला, माधव प्रसाद धवन ने निकाला 1888 में। उसका एक आदर्श वाक्य बड़ा सुंदर है, पढ़ना चाहता हूँ मैं। अन्याय भूख को हारन हार, दे न्याय स्वाद आनंद डंकार, स्वातंत्र प्रजा को बल आधार, देवे है खिचड़ी समाचार। ये जो खिचड़ी समाचार था, जो अंग्रेजों की नीति थी कि फूट डालो राज करो, हिंदू मुसलमानों में बंटवारा करो, उस नीति के खिलाफ ही इसने पूरा काम किया, और विचारों के कारण बहुत उग्र था। गोरखपुर की बहुत छोटी सी जगह है मझगांवा, उदय प्रताप साहब जानते होंगे, वहाँ मझगांवा बरही से विद्याधर्म दीपिका नाम का अखबार निकला। ऐसे छोटे छोटे स्थानों से बहुत काम हुआ। सरस्वती किस तरह से स्वदेशी की भावना को पुष्ट करती है, सरस्वती के 1903 के जुलाई के अंक में छपा, अपना बोआ आप ही खावें, अपना कपड़ा आप बनावें। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुत जबरदस्त किस्म के अखबार निकले। 1906 में बंगाली में अखबार निकलता है युगांतर। युगांतर जो है उसके बारे में गजब की कहानी है। अलग अलग समय पर लोगों ने उसका अपने को संपादक घोषित किया और जेल जाते रहे। युगांतर का संपादक होने का मतलब आपको जेल जाना ही है, जेल की रोटी खाना है। तो उसका संपादक कौन है कोई जान नहीं पाता था। जो भी संपादक घोषित होता तो अगले दिन जेल चला जाता था। अनेक व्यक्तियों ने अपने को उसका संपादक समय समय बताया। जस्टिस सर लॉरेंस जो है जैकिंसन, उन्होंने इस पत्र की विचारधारा में बहुत अद्भुत वाक्य कहा। उन्होंने कहा कि इसकी हर पंक्ति से अंग्रेजों के विरुद्ध देश टपकता है और प्रत्येक शब्द में क्रांति के लिए उत्तेजना झलकती है। युगांतर के एक अंक में यह भी बताया कि बम कैसे बनाया जाता है, और इसका 1909 में आखिरी अंक छपा। उस अंक पर इसका मूल्य भी छापा गया। वो मूल्य क्या था, सुन के आप प्रसन्न हो जाएंगे। उसका मूल्य था फिरंगाद कांचा माथा, यानी फिरंगी का कटा हुआ सर, ये उसका मूल्य था। तो हम देखते हैं कि एक बहुत लंबी यात्रा पत्रकारिता की है। हमारे माखनलाल जी का जिक्र हुआ, जिस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूँ मैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी के नाम पर पत्रकारिता का विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में स्थापित है, भोपाल में। वो स्वयं लिखते हैं, अमर राष्ट्र उदंड राष्ट्र उन्मुक्त राष्ट्र मेरी बोली, या सुधार समझौतों वाली मुझको भाती नहीं टिटोली। और आपको पता है कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे मध्य प्रदेश में, और जब 68 में हिंदी का सवाल आया तो उन्होंने अपना पद्म विभूषण का पुरस्कार वापस कर दिया। ऐसे लोग थे। गोरखपुर से गणेशंकर विद्यार्थी जी की प्रेरणा से दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने स्वदेश नाम का अखबार निकाला, और पहले अंक में इस अखबार ने लिखा, स्वर्ग लाभ के लिए नहीं, स्वर्ग लाभ के लिए आत्मबल हम नहीं करेंगे,
जिस देश में जिए उसी देश पर सदा मरेंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुत सारे समाचार पत्र निकले हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान है और बड़े लोगों के अखबारों के बारे में हम जानते हैं, पर जिले जिले से छोटे छोटे स्थानों से बहुत सारे समाचार पत्र निकले हैं जिनका जिक्र नहीं होता। आज़ादी का अमृत महोत्सव एक ऐसा अवसर है कि हम अपने जिले पर, अपने तहसीलों से, छोटे छोटे स्थानों से, हमारे जिस बस्ती शहर से मैं आता हूँ उत्तर प्रदेश के, वहाँ से एक विजय नाम का अखबार निकला, एक क्रांतिकारी शर्मा जिसको निकालते थे, बाद में जेल चले गए। तो ऐसे छोटे छोटे जिलों से अखबार निकले हैं। माधवराव सुप्रे जी की ये 150वीं जयंती का वर्ष है। आप सोचेंगे कितना कठिन है। आज आप जाइए, बिलासपुर के पास एक पेंड्रा नाम की जगह है, वहाँ से आज भी कोई अखबार नहीं निकलता। 1900 में उन्होंने पेंड्रा नामक जगह से, छोटी जगह से छत्तीसगढ़ मित्र नाम का अखबार निकाला, जब छत्तीसगढ़ राज्य की कल्पना भी नहीं थी। छत्तीसगढ़ तो भी 2000 में बना। तो इस प्रकार से छोटे छोटे स्थानों पर लोगों ने काम किया। बाद में तिलक महाराज ने उनसे कहा कि हिंदी में थोड़ा बड़ा काम कीजिए। बाद में नागपुर गए, नागपुर से उन्होंने हिंदी के थीम निकाला तिलक जी की प्रेरणा से। और जितना मराठी का बड़ा साहित्य है, चाहे वो उनकी जो गीता रहस्य है, लोकपाल तिलक की, उसका अनुवाद किया, महाभारत मीमांसा का अनुवाद किया, ऐसे बड़े काम लोगों ने किए। इन कामों के स्मरण करने का अवसर है और इसलिए मैं आपके कॉलेज को बधाई देता हूँ कि आपने इसमें एक पत्रकारिता का सत्र रखा, क्योंकि पत्रकारिता के बारे में ये कहा जाता है कि वो जो है रोजाना लिखा जाने वाला इतिहास है। और जब हम इन पन्नों को पलटते हैं, तमाम स्थान हमारे सामने, दिल्ली में तो अनेक स्थान है, भोपाल में भी एक माधवराव सुप्रे नाम संग्रहालय नाम का स्थान है जहाँ पर हमारे पत्र पत्रिकाएं संरक्षित हैं। इन पन्नों को जब हम पलटेंगे तो देश के इतिहास को, उसके गौरव को हम समझ पाएंगे। और जो हीनता हमारी है, जो एक लंबी गुलामी के चलते जो दिमाग पर और हमारी जो पूरी शिक्षा व्यवस्था है उसने हमारे दिमाग में जो जाले लगा दिए हैं, जो हीनता बोध पैदा कर दिया है, अपने भारतीय होने का हमें गौरव नहीं। पर आप देखिए, भारत छोड़िए, पहले भारत छोड़िए और किसी विदेश के एयरपोर्ट पर खड़े होइए, फिर आपको पता चलेगा कि भारत के पासपोर्ट की इज्जत क्या है। एक बगल में पाकिस्तानी, उसकी क्या दशा होती है, आपकी क्या दशा होती है, आपके साथ क्या होता है। तो भारत में रहकर भारत को समझा नहीं जा सकता। आप जो भारत के प्रधानमंत्री विदेशों के अंदर जा रहे हैं, उनका किस प्रकार से गौरव मान बढ़ रहा है, किसके नाते बढ़ रहा है? इन्हीं नौजवानों के नाते जो हमारे सामने बैठे हैं। इन्हीं नौजवानों ने पूरे दुनिया में प्रवास करके, अच्छा काम करके, एक श्रेष्ठ नागरिक बन करके उन देशों में अच्छा काम किया है। सवाल मेरा ये है कि हिंदुस्तान में हमें क्या हो जाता है जब हम विदेशों में जाके इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को चला सकते हैं। आज भी एक महिला को जो है अमेरिका की सरकार में मंत्री बनाया गया है, बहुत महत्वपूर्ण दायित्व दिया गया है। तो उस हिंदुस्तानी को हिंदुस्तान के अंदर क्या हो जाता है? हिंदुस्तान में आके आप क्यों लड़ना भिड़ना, बहुत सारे वाद विवाद वितंडावाद करते हैं, जबकि आपको पता है मुल्क रहेगा, देश रहेगा तो आप रहेंगे, देश आगे बढ़ेगा तो आप बढ़ेंगे। इसलिए अमृत महोत्सव पर यहाँ पर सब नौजवानों को संकल्प भी लेना चाहिए कि अब पके हुए बालों की बात सुनने की जरूरत नहीं है। मेरा इशारा अवस्थी सर की तरफ नहीं है, मतलब जो लोग चले गए, जिन्होंने अपना काम पूरा कर लिया, उनकी तरफ देखने के बजाय आप अब आने वाले 25 सालों को स्वर्णिम बनाइए, जो प्रधानमंत्री जी का आह्वान है। अगर हम इन बातों में फंसे रहेंगे कि पिछले 75 साल में ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, जैसे कई लोग अपने माता पिता को सोचते हैं ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा होता तो ऐसा, कुछ नहीं होता। पीछे देखने के बजाय, पीछे के नेताओं और प्रधानमंत्रियों, राष्ट्रपतियों की आलोचना करने के बजाय आने वाले समय में हमारा क्या दायित्व बोध है, क्योंकि ठीक है उनने सब गलत किया, अब आने वाले साल जो 25 है वो आपके हैं। अब हमें दोष देने के बजाय अपने समय को स्वर्णिम बनाइए, और जब भारत की आज़ादी की शताब्दी का उत्सव मनेगा, उस समय भारत जैसा आज है बहुत सारी समस्याओं से घिरा हुआ, उस वक्त नहीं होना चाहिए। अगर उस वक्त भी ऐसा रहता है तो जिम्मेदारी आपकी होगी। नमस्कार। धन्यवाद सर। हमें पीछे नहीं देखना है, हमें आगे देखना है। अगली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा संदेश दिया है सर ने। पत्रिकाओं का नाम तो हम सुनते रहे हैं, लेकिन पत्रिकाओं में किस तरह की सामग्री आती थी जो अंग्रेजों की नींद हराम कर देती थी, उस पर सर ने बहुत विस्तार से प्रकाश डाला। अगर कविता की एक पंक्ति भी छप जाती थी और अंग्रेज हुकूमत को लगता था कि ये हमारे खिलाफ है, तो उस पत्रिका को रातों रात बंद कर दिया जाता था, उसको जब्त कर दिया जाता था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हम बहुत ज़्यादा इस सत्र को नहीं खींचेंगे, लेकिन मेरी बहुत सारी कुछ बातें थी जो मैं थोड़ा नहीं रख पाई। एक बहुत प्रचलित किस्सा